नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके सामने हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, यानी कि यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में हमने गद्य, गरिमा, काव्यांजलि और कथा साहित्य सब कुछ पढ़ लिया है। आज हमारा नया नई बुक कह सकते हैं या नया चैप्टर बोल सकते हैं, नई बुक स्टार्ट होने जा रही है, नया प्रकरण स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है खंड काव्य। और खंड काव्य आपके सिलेबस में 6 खंड काव्य है और वो जिलेवार है। आपको एक बच्चे को जो जिस जिले में रहता है उस जिले में कौन सा खंड काव्य रखा गया है उस एक खंड काव्य को ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर सभी खंड काव्य पढ़ाए जाएंगे ताकि जितने भी बच्चे हैं जिस जिस जिले में रहते हैं जो खंड काव्य उनके अंतर्गत आए हुए हैं वो सारे खंड काव्य आसानी से पढ़ सके। तो देखिए बच्चों, आज जो हमारी क्लास है वो केवल और केवल खंड काव्य के परिचय को लेकर है। आपके किसी खंड काव्य को नहीं लिया गया है, यानी कि जितने 6 खंड काव्य दिए गए उनमें से कुछ भी नहीं लिया गया है। आज सिर्फ परिचय दिया गया है और ये बताने के लिए ये क्लास रखी गई है कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य है या कौन से खंड काव्य के लिए कितने कितने जिले रखे गए हैं। तो वो सारी चीजें आज आप नोट कर लेना। आप अपना पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आप नोट कर सके, अच्छे से लिख कर अंकित कर सके, ताकि आपको वही खंड काव्य पढ़ना हो। तो आज हम यहाँ पर पूरा परिचय पढ़ेंगे कि क्या होता है खंड काव्य। उसके बाद में आपको बिल्कुल कहीं और से जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि खंड काव्य क्या है, महाकाव्य की कैसे अलग है, काव्य से कैसे अलग है, इसकी विशेषताएं क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो बहुत सारी चीजें जो भी है वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मजेदार ढंग से हम पढ़ेंगे। तो शुरू हो जाइए खंड काव्य पढ़ने के लिए, खंड काव्य के परिचय को पढ़ने। तो देखिए, ये है हमारा खंड काव्य, यानी कि हम खंड काव्य को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो देखिए, छोटी कथा पर आधारित काव्य, काव्य यानी कि कविता। अब देखिए, हमने तो कहानियां कैसे पढ़ी है, गद्य भाग में पढ़ी है। कहानी तो गद्य की विधा है और हमने जितनी भी कहानियां पढ़ी है वो गद्य भाग के रूप में ही पढ़ी है। लेकिन खंड काव्य में ऐसा होता है कि जीवन की किसी एक घटना को या किसी एक कहानी को, एक कथानक को लेके लिखा गया काव्यबद्ध यानी कि पद्यबद्ध रचना होती है। एक तरह से कविता के माध्यम से एक कहानी का उल्लेख किया जाता है। तो क्या बताया इसमें कि छोटी कथा पर, छोटी कथा बिल्कुल छोटी कहानी होती है, बहुत लंबी नहीं होती है, महाकाव्य की जैसे बहुत लंबा नहीं खींच लेते इसे। ये एक छोटी कहानी होती है। छोटी कहानी पर आधारित काव्य या लघु काव्य कह सकते हैं इसे। खंड काव्य को क्या कह सकते हैं? छोटी कहानी पर आधारित एक काव्य यानी एक कविता, बहुत लंबी कविता, और या फिर लघु काव्य। लघु काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का ही एक रूप है। अब देखिए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, प्रबंध रचना होती है, नियमबद्ध रचना होती है जिसमें नियमों का पालन किया जाता है कि किस प्रकार की रचना है वो खंड काव्य के अंतर्गत आएगी और किस प्रकार की रचना महाकाव्य में आएगी, किस प्रकार की रचना प्रबंध काव्य में आएगी, अलग अलग काव्य में, साधारण काव्य में कैसी रचना आएगी। तो ये अलग अलग नियमों पर आधारित थी। तो ऐसे ही प्रबंध रचना जो होती है वो नियमों पर आधारित होती है। कैसी होती है? नियमों पर आधारित होती है। अब इसलिए क्या कहा है, ये प्रबंध काव्य के जैसा ही होता है खंड काव्य। अब कहेंगे कि भाई खंड काव्य प्रबंध काव्य क्या है, तो एक ही है, हमें अलग अलग नहीं बताना इसे, है ना। जैसे प्रबंध काव्य है वैसा ही ये प्रबंध काव्य का ही रूप एक खंड काव्य होता है। जीवन की किसी घटना विशेष, कोई विशेष घटना घटी है उसको लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। कोई एक घटना हमारे जीवन में हुई है या किसी महापुरुष के जीवन में हुई है या किसी संत महात्मा के जीवन में हुई है या फिर देश को लेकर, ठीक है, देश, वातावरण, किसी भी चीज को लेकर अगर कोई ऐसी आपको घटना घटी दिखती है, उसके ऊपर अगर आप कोई कहानी बताना चाहते हैं तो कहानी को काव्य के माध्यम से यानी कि पद्य के गद्य शैली में भी बता सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना आप गद्य के रूप में बताएंगे, नाटक के रूप में बताएंगे या एकांकी के रूप में बताएंगे या कहानी के रूप में बताएंगे या उपन्यास के रूप में बताएंगे, जरूरी नहीं है। आप कहानी गद्य शैली, पद्य शैली में भी बता सकते हैं, यानी कि काव्य के रूप में भी आप कहानी का उल्लेख कर सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी विलक्षण क्षमता है। ये तो हमारे जो साहित्यकार थे उनकी एक अद्भुत क्षमता, एक हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी थी उनके अंदर, है ना, कि उन्होंने कहानी को भी पद्यात्मक शैली में लिखने का कार्य किया। तो खंड काव्य लिखा है उन्होंने, प्रबंध काव्य लिखा है जिसमें किसी एक कहानी को, जीवन की किसी एक घटना को विशेष रूप से लिखा जाता है, उसे खंड काव्य कहा जाता है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता है। यहां पर क्या है? खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। अब टुकड़ा कैसे? मान लीजिए कोई एक वस्तु दे दी, अब ये टूट फूट गया, यानी हमने सिर्फ उसका इतना सा
खंड ले लिया है, एक खंड ले लिया यानी एक टुकड़ा ले लिया। इसी तरह से मान लीजिए हमारा पूरा जीवन है, अब पूरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी, ठीक है। इन सारी घटनाओं में से हमने सिर्फ एक घटना को लिया है और उसको कहानीबद्ध किया है। कैसा क्या है, कहानी के तत्वों के आधार पर, जैसे कथानक कैसा होता है उस तरह से सारी चीज़ों को लेकर एक कहानी बताई है और वो कहानी हमने पद्यात्मक शैली में बता दी है, जीवन के किसी एक भाग को, एक खंड को। इसलिए क्या कहा गया है, उसे खंड काव्य कहा गया। यानी कि खंड काव्य शब्द से स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है, पूरा जीवन इसमें समाहित नहीं होता है, ठीक है, जिसमें चरित नायक का जीवन संपूर्ण रूप से कवि को प्रभावित नहीं करता। यानी कि चरित नायक का जीवन, यानी कि एक कोई नायक या कोई नायिका, इस तरह से एक कथानक लेना पड़ता है जिसमें नायक होता है, नायक के चारों ओर इर्द गिर्द घूमने वाली जो कहानी होती है, जो स्टोरी होती है, वह खंड काव्य में परिवर्तित हो जाएगी। उसके एक जीवन के किसी एक पहलू को लेना है, एक घटना को लेना है और वो घटना कैसे घटित हुई है उसका प्रारंभ से अंत तक का वर्णन करना खंड काव्य है, ठीक है। और देखिए कि खंड काव्य में केवल एक प्रमुख कथा रहती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलने पाता है। प्रासंगिक कथाएं यानी कि जो प्रेरक प्रसंग टाइप होते हैं, है ना, बहुत सारी कथाओं को लेकर और फिर एक पुंज बनाकर फिर कथा संग्रह बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि एक खंड काव्य में अलग अलग पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, अलग अलग अंतरे होते हैं। तो एक अगर कोई सर्ग है या फिर अलग अलग सर्गों में होती है ये भी, और लेकिन पूरी एक कथानक एक ही स्टोरी को लेकर चलती है, एक घटना को लेकर पूरी स्टोरी चलती है, अलग अलग घटनाएं इसमें सम्मिलित नहीं की जाती है। हाँ, थोड़ा सा प्रसंग उसमें जरूर इंक्लूड किया जाता है ताकि कहानी आगे बढ़ सके। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कहानियों को भी समाहित करना इसमें हो सकता है, कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के अनुसार किसी भाषा या उपभाषा में सर्गबद्ध, क्या बोलते हैं, सर्गबद्ध एवं एक कथा का निरूपक ऐसा पद्यात्मक ग्रंथ जिसमें सभी संधियां न हो वह खंड काव्य है। तुलसीदास, सुदामा चरित, भंवर गीत, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, जयद्रथ वध, ये सब क्या है, खंड काव्य के उदाहरण कहे जा सकते हैं, है ना। क्या कहा है कि संस्कृत साहित्य के अनुसार किसी भाषा या उपभाषा में, या तो कोई भाषा हो, कैसे भाषा, हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, या इनकी उपभाषा हो, कैसे आप उपभाषाओं में अवधी ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं, ब्रोंगरी ले सकते हैं, है ना, राजस्थानी ले सकते हैं, उपभाषा ले सकते हो। किसी भाषा या उपभाषा में सर्गबद्ध, अब सर्गबद्ध आप कहोगे कि सर्गबद्ध क्या होता है, सर्गबद्ध होता है कि उस कहानी को कुछ अंकों में, सर्ग क्या हो सकते हैं, एक तरह के अंक भी हो सकते हैं, सर्ग को हम अंक भी कह सकते हैं, तो कुछ अंकों में विभाजित होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, सर्गबद्ध। किसी किसी में 5 सर्ग होते हैं, किसी किसी में 7 सर्ग होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 11 होते हैं, किसी में 9 होते हैं। तो ऐसे सर्गबद्ध जो रचना होती है, यानी कि कोई घटना है उसका एक रूप पहले प्रारंभिक आ गया, उसका एक सर्ग नंबर 1 दे दिया, फिर दूसरा आया तो दूसरा सर्ग दिया, फिर उसका तीसरा वातावरण चला, मतलब स्थान अलग अलग बदल गए हैं, समय निकल रहा है एक घटना को लेकर, तो समय के अनुसार और उसके प्रासंगिकता को देखकर उसमें सर्गों का विभाजन किया जाता है, सर्गों के अनुसार ही खंड काव्य को रचा जाता है, ठीक है। यह भी एक इसका गुण है, यानी कि किसी भाषा या उपभाषा में कोई सर्गबद्ध एवं एक कथा का निरूपक पद्यात्मक शैली में किया जाता है तो वो क्या होता है, खंड काव्य होता है। क्या होता है, खंड काव्य होता है। और इसमें बहुत सारे खंड काव्य, कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चलते हैं बच्चों कि खंड काव्य की परिभाषा। अब देखिए, ऐसे तो बता दिया है कि संस्कृत काव्य में, संस्कृत साहित्य में क्या कहा है कि जो सर्गबद्ध रचना होती है उसे खंड काव्य कहते हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने कहीं पर भी खंड काव्य की एक सार्थक कोई परिभाषा नहीं दी है। लेकिन हाँ, संस्कृत साहित्य के एक पंडित है, यानी कि संस्कृत साहित्य में इसकी जो एकमात्र परिभाषा दी है, एकमात्र, हर जगह खंड काव्य को परिभाषित नहीं किया गया है। खंड काव्य लिखा जरूर गया है, लेकिन साहित्यकारों ने और खंड काव्य के रचनाकारों ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि हम खंड काव्य लिख रहे हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, किस तरह के शब्दों को मिलाकर इसको परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पंडित विश्वनाथ जी ने यहाँ एक परिभाषा का उल्लेख किया है, परिभाषा का परिवर्तन किया है, जो इस प्रकार है। किस तरह से, देखिए कि भाषा विभाषा, भाषा विभाषा क्या हो गई, भाषा और उपभाषा, नियमात काव्यम सर्ग समुत्थितम एकार्थ प्रवाणे पद्ये संधि साग्रह वर्जितम खंड काव्यम भवेत काव्य से कम
देशानुसारी च, यानी कि जो खंड काव्य है वो भाषा या विभाषा में नियमों के अंतर्गत, नियमों के अनुसार एक सर्गबद्ध रचना होती है और उसके अंदर वो पदात्मक शैली में होती है और संधि युक्त होती है। और जो सर्गबद्ध रचना है वो एक सर्ग दूसरे सर्ग को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, फिर यहाँ कहा गया है कि खंड काव्यम भवेत, खंड काव्य वही होता है काव्य से कम देशानुसारी, वो देश के अनुसार होती है, काव्य की भाषा देश के अनुसार है तो वह खंड काव्य कहलाता है। तो इस तरह से संस्कृत भाषा में पंडित विश्वनाथ जी ने ये परिभाषा दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं कि अब इस परिभाषा के अनुसार किसी भाषा या उपभाषा में सर्गबद्ध, सर्गबद्ध मैंने आपको बताया अंकों के माध्यम से, अंकों को क्या कहा जाता है खंडों में, और महाकाव्य में सर्ग कहा जाता है। ठीक है, और नाटक में अंक कहा जाता है। जैसे नाटक के अलग अलग अंक होते हैं, उपन्यास के अंक हो सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर खंड काव्य और महाकाव्य में सर्ग होते हैं। क्या होते हैं? सर्ग होते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार किसी भाषा या उपभाषा में सर्गबद्ध एवं एक कथा का निरूपक ऐसा पदात्मक ग्रंथ जिसमें सभी संधियां न हो वह खंड काव्य है। सभी संधियां न हो, सभी प्रकार की कोई ऐसी संधि न हो, उसे खंड काव्य कहा जाता है। वह महाकाव्य के केवल एक अंश का ही अनुसरण करता है। महाकाव्य पूरे जीवन को बताता है, जितनी भी घटना होती है सारी चीज को लेकर चलता है, लेकिन खंड काव्य केवल महाकाव्य के एक अंक का ही निरूपण करता है, उसका ही अनुसरण करता है। महाकाव्य उससे ज्यादा बड़ा होता है। तदनुसार हिंदी के कतिपय आचार्य खंड काव्य ऐसे काव्य को मानते हैं जिसकी रचना तो महाकाव्य के ढंग पर की गई हो, पर उसमें समग्र जीवन का न ग्रहण कर केवल उसका एक खंड विशेष ही ग्रहण किया गया हो। अब देखिए क्या बिल्कुल साफ बात बता दी है कि जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी रचनाकार है, खंड काव्य के रचनाकार, उन्होंने महाकाव्य के अनुसार ही खंड काव्य की रचना बताई है कि जो नियम महाकाव्य में होते हैं उसी तरह से हमें खंड काव्य को रचना है। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें थोड़ी सी अंतर है, जो फर्क है वो क्या है, दोनों के बीच में जो भेद है वो क्या है कि महाकाव्य पूरे जीवन को लेकर चलता है, लेकिन खंड काव्य महाकाव्य के किसी एक खंड को लेकर चलता है, एक भाग को, एक टुकड़े को लेकर चलता है। इसलिए क्या कहा गया है? खंड काव्य, यानी कि एक टुकड़े का काव्य, एक जीवन के एक पक्ष का काव्य, जीवन की एक घटना का काव्य। अलग अलग आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं कि अर्थात खंड काव्य में एक खंड जीवन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जिससे वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः प्रतीत हो के ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो रचना है वो पूरी घटना हमारे सामने प्रस्तुत हो गई है। इस तरह की रचना उसमें की जाती है। आगे देखिए कि वस्तुतः खंड काव्य एक ऐसा पद्धतिबद्ध काव्य है जिसके कथानक में एकात्मक अन्विति होती है। एकात्मक यानी कि एक भाग की अन्विति होती है। कथा में एकांगिता यानी कि एक देशीयता हो तथा कथा विन्यास क्रम में आरंभ, विकास, चरम सीमा और निश्चित उद्देश्य में परिणत हो तो वह आकार में लघु हो। लघुता के मापदंड के रूप में 8 से कम सर्गों के प्रबंध काव्य को खंड काव्य माना जाता है। 8 से कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि खंड काव्य की सीमा की सर्ग सीमा का मतलब होता है मिनिमम कितने सर्ग होने चाहिए, तो 8 से कम। आपको याद रखना है 8 से कम। जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है आपके पास कि खंड काव्य में मिनिमम न्यूनतम कितनी सर्ग सीमा होती है, तो 8 से कम यानी कि आप 7 लिख सकते हैं। 7 तक के सर्गों का जो काव्य होता है वो खंड काव्य होता है, और उससे ज़्यादा का जो काव्य है, अगर इससे अधिक के सर्ग है तो वो महाकाव्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, महाकाव्य का रूप ले लेता है। भले ही जो नियम है, जिस तरह की रचना की है कवि ने, वो उसे खंड काव्य समझ के की होगी, हो सकता है, लेकिन सर्ग अगर कम है तो वो खंड काव्य में आ गए हैं। अगर सर्ग बढ़ गए हैं यानी कि 9, 10, 11 ऐसे हो गए तो वो महाकाव्य में चले जाएंगे। आया समझ में सभी को कि रचना तो एक ही तरह से की है, लेकिन वो उसको एक रूप में, एक जीवन की एक घटना को लेकर करी है। एक चीज ये देखी जाती है और दूसरी चीज ये देखी जाती है कि वो किसमें सर्ग कितने हैं। तो खंड काव्य में मिनिमम 7 सर्ग बताए गए हैं और महाकाव्य में 7 से अधिक सर्ग अगर है तो वो महाकाव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे चलते बच्चों। खंड काव्य केवल काव्य ही नहीं होता है बल्कि उसमें एक कथा वस्तु भी होती है, यानी कि एक कहानी भी होती है। कथा वस्तु किसे बोलते हैं? कहानी को।
ठीक है। कथा वस्तु का खंड काव्य में विशेष महत्व होता है। खंड काव्य के समीक्षात्मक अध्ययन हेतु उसके तत्वों के विषय में जानना बहुत जरूरी है कि खंड काव्य के क्या क्या तत्व होते हैं, किन किन क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारी चीजें जानना हमें बहुत जरूरी है। तब जाके अगर हम खंड काव्य पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि खंड काव्य एक्चुअल में है क्या। अगर लिखा भी गया है तो क्या लिखा है, उसमें किस चीज को बताया है, तो हमें पता चला ना कि किसी भी महापुरुष या किसी भी विद्वान या किसी भी देश काल या किसी भी स्थिति का एक खंड, यानी कि एक पक्ष का एक कहानी को लेकर, किसी एक खंड को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने खंड काव्य की परिभाषा में किसी ऐसी रचना का उदाहरण नहीं दिया जिसे खंड काव्य कह सके। फिर भी कालिदास कृत मेघदूत को खंड काव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें सर्गों की संख्या 8 से कम है। कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो को खंड काव्य कहते हैं क्योंकि उसमें पृथ्वीराज के समग्र जीवन का चित्रण नहीं है, परंतु अपनी उदास शैली के कारण हम पृथ्वीराज रासो को खंड काव्य न मानकर महाकाव्य मानेंगे। अब क्यों मानेंगे? क्योंकि उसमें सर्गों की संख्या कम है, देश काल वातावरण को लेकर लिखा गया है। जिस तरह के नियमों में महाकाव्य लिखा जाता है उस तरह के नियमों के अनुसार पृथ्वीराज रासो लिखा गया। मेघदूत में जब यक्ष और यक्षिणी का मिलन नहीं होता है, वियोग में जब वे व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, विषाद में होते हैं, तब मेघ क्या करता है, जो मेघ ये दूत का कार्य करता है, यानी कि यक्षिणी का संदेश यक्ष तक पहुंचाता है और यक्ष का संदेश यक्षिणी तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस तरह के कार्य में यहाँ पर इसे खंड काव्य नाम दिया गया है। ठीक है। आगे देखिए कि खंड काव्य में नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष, अंश अथवा रूप का चित्रण होता है। व्यापक का मतलब होता है संपूर्ण या बड़ा, संपूर्ण या बड़ा। ठीक है। व्यापक चित्रण नहीं किया जाता है। जो भी नायक होती है, नायिका होती है, उसके जीवन का पूरा चित्रण न करके, बहुत बड़ा चित्रण न करके छोटा सा चित्रण किया जाता है। उसके छोटे से चरित्र को, थोड़े से चरित्र को, किसी एक पक्ष को या किसी अंश को या किसी एक रूप को यहाँ पे चित्रित किया जाता है, इसलिए इसे खंड काव्य। और खंड काव्य की विशेषताओं में आता है कि खंड काव्य वही कहा जाएगा जिसमें नायक के किसी एक अंश को, उसके जीवन के किसी एक भाग को, उसके जीवन की किसी एक घटना को प्रस्तुत किया जाता है, का पद्यात्मक शैली में किया जाता है, तो वह क्या कहलाएगा? खंड काव्य कहलाएगा। ठीक है ना। लेकिन महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग खंड काव्य नहीं है। अगर एक सर्ग कहा जाए, हम ये कहते हैं कि हमने महाकाव्य लिख दिया पूरा, लेकिन महाकाव्य लिखने के नियम अलग है और खंड काव्य लिखने के नियम अलग है। अब महाकाव्य लिख दिया है, उसमें बहुत सारे सर्ग दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन हमने बोल दिया कि चलो एक सर्ग ले लेते हैं और इसे खंड काव्य नाम देते हैं, तो ये विद्वानों ने मना किया है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये अनुचित है कि किसी महाकाव्य के किसी एक सर्ग या दो सर्ग को आप खंड काव्य का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कथानक उस तरह से नहीं चलेगा कि ये जीवन की एक घटना को लेकर चला है, एक कथा को लेकर चला है, तो वो कथानक नहीं होगा। उस महाकाव्य में तो संपूर्ण जीवन समावेश होता है, तो सर्ग उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। खंड काव्य में अपने आप में ही पूर्ण होता है और पूरे खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। देखिए ये भी एक विशेषता है, पूरे खंड काव्य में एक छंद का प्रयोग किया जाता है, एक ही छंद होता है, चाहे वो कोई भी छंद हो। ठीक है। जो भी उसकी जो रचना है, छंदों के अनुसार छंदबद्ध रचना की जाती है, तो एक छंद का ही प्रयोग किया जाता है, वह खंड काव्य होता है। पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुष, सुदामा चरित, पथिक, गंगा अवतरण, हल्दी घाटी, जय हनुमान आदि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य है जो एक ही छंद में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि खंड काव्य के स्वरूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व बिंदु क्या है। खंड काव्य क्या क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये हम इसमें जानते हैं। खंड काव्य में चरित नायक का जीवन संपूर्ण रूप से कवि को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि पूरा जीवन प्रभावित नहीं करता है। खंड काव्य का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर किसी नायक को लिया है, उसके जीवन को चित्रित किया है खंड काव्य के अंतर्गत, तो उसके पूरे जीवन को, यानी कि संपूर्ण जीवन को, यहाँ पर संपूर्ण जीवन आ गया, व्यापक जीवन, और व्यापकता तो उस खंड काव्य में मना की है कि व्यापकता तो हो ही नहीं सकती है, तो संपूर्ण जीवन को नहीं बल्कि किसी उसके जीवन के किसी एक पक्ष को वर्णन किया गया है, किसी एक पक्ष का यहाँ पर चित्रण किया गया है, तो संपूर्ण जीवन का को यहाँ पर प्रभावित नहीं करता है कवि को। इसमें कवि चरित नायक के जीवन की किसी सर्वोत्कृष्ट घटना से प्रभावित होकर जीवन के उस खंड विशेष का अपने काव्य में पूर्णतया उद्घाटन करता है कि जीवन की किसी घटना
देखो, जीवन की किसी सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट घटना कही जाएगी। कोई जीवन की किसी का मतलब होता है कोई एक सिंगल पर्सन के लिए बताया है, एक वचन के लिए बताया। जब किसी शब्द आ जाता है तो कोई एक के लिए कहा गया है कि जीवन की किसी एक सर्वोत्कृष्ट घटना से अगर कोई कवि प्रभावित होता है तो उस प्रभाविता को वो यहाँ पर उद्घाटित करता है खंड काव्य के माध्यम से। आया समझ में? आगे देखिए कि प्रबंधात्मकता महाकाव्य एवं खंड काव्य दोनों में ही रहती है। प्रबंधात्मकता क्या होती है कि अगर आप किसी प्रकार का काव्य का निर्माण कर रहे हैं तो उसके निर्माण में जो नियम और कानून लगेंगे, नियम और जो भी चलन लगेगा, प्रवृत्तियों के नियम चलेंगे, वो नियम कहलाते हैं प्रबंध रचना। यानी कि जिस तरह का वातावरण है समकालीन क्षेत्र में, समकालीन समय में, जिस समय कवि यहाँ पर कवि महाखंड काव्य लिख रहे थे या कोई प्रबंध काव्य लिख रहे थे या कोई महाकाव्य लिख रहे थे, तो उसको लिखने के जो नियम है वह नियम प्रबंधात्मकता कहलाती है। और प्रबंधात्मकता खंड काव्य में भी होती है और महाकाव्य में होती है और दोनों में ही समान होती है। प्रबंधात्मकता को अगर देखते हैं कि प्रबंध रचना है तो वह महाकाव्य और खंड काव्य दोनों में होती है, लेकिन जहां पर सर्गों का विभाजन किया जाता है कि 8 सर्ग से अगर कम रचना है तो वो खंड काव्य में बदल दी जाती है और 8 सर्ग से अधिक की रचना है तो महाकाव्य में बदल दी जाती है। ठीक है, समानता की बात आती है तो आप प्रबंधात्मकता को लिखेंगे कि दोनों में प्रबंधात्मकता होनी आवश्यक है। परंतु खंड काव्य की कथा सूत्र में जीवन की अनेक रूपता नहीं होती है, जीवन की अनेक रूपता को नहीं बताते हैं, इसलिए इसका कथानक कहानी की भांति शीघ्रता पूर्वक अंत की ओर जाता है। जैसे शुरू होता है धीरे धीरे बीच में उसका जो भी जितनी भी सीमा जानी होती है, मतलब जितना भी विस्तार होना चाहिए वो विस्तार हो जाता है और बहुत ही जल्द उसका अंत हो जाता है, लेकिन कुछ ही सर्गों में। महाकाव्य की कोई सीमा नहीं है, महाकाव्य पूरे संपूर्ण जीवन को लेकर चलता है, इसलिए उसके सर्गों में अधिकता हो सकती है। तो समझ में आया सभी को कि ये जो खंड काव्य है ये पूरे जीवन को लेकर नहीं चलता है, कवि पूरे जीवन से प्रभावित नहीं होता है, ये किसी एक सर्वोत्कृष्ट घटना को लेकर चलता है और ये पूरी तरह से प्रबंधात्मक रचना में लिखा जाता है। जैसे महाकाव्य लिखा जाता है वैसे खंड काव्य भी लिखा जाता है और इसमें जीवन की अनेक रूपता नहीं होती है, ये किसी एक पक्ष को लेकर लिखा जाता है। आगे देखिए कि महाकाव्य प्रमुख कथा के साथ अन्य अनेक प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी रहती है। महाकाव्य में क्या होता है कि एक कथा है उसके साथ और भी कथाएं आ गई है, उसके साथ और भी जुड़ गई, कि जो जो प्रसंग के अनुसार, जो जो परिस्थितियों और देश काल वातावरण के अनुसार कथाएं जुड़ती हैं वो कथाएं महाकाव्य में लेनी अनिवार्य हो जाती, लेकिन खंड काव्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए इसका कथानक उपन्यास की भांति धीरे धीरे फलागम की ओर अग्रसर होता है। जैसे उपन्यास कहानी है, कहानी क्या होती है, किसी एक भाग को लिखी जाती है, लेकिन उपन्यास पूरे जीवन को लिखा जाता है, तो उपन्यास कहानी का विस्तार रूप है। जैसे कहानी है वैसे खंड काव्य है और जैसे उपन्यास है वैसे महाकाव्य है, तो आप इसको समानता के साथ देख सकते हैं। जबकि खंड काव्य में केवल एक प्रमुख कथा रहती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलने पाता है। जो भी प्रासंगिक कथाएं होती है, छोटी छोटी कहानियां जो जुड़ने लायक होती है, उनको इसमें स्थान नहीं दिया जाता है। आगे देखिए बच्चों, अब आते हैं हम खंड काव्य के तत्वों की तरफ कि क्या क्या तत्व होने चाहिए। खंड काव्य के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मुख्यतः 7 तत्व माने जाते हैं, इस प्रकार है कि एक खंड काव्य यानी कहानी है। जैसे कहानी में तत्वों का उल्लेख होता है, तत्वों के आधार पर एक कहानी को लिखा जाता है, वैसे ही खंड काव्य भी एक कहानी होती है। बस कहानी गद्यात्मक शैली में होती है और खंड काव्य पद्यात्मक शैली में होता है। तो लेकिन जो तत्व होते हैं वो तो समान ही होते हैं। यानी कि एक क्या होता है उसमें, सबसे पहले शीर्षक होना चाहिए, उसके बाद में नायक नायिका का चित्रण होना चाहिए, देश काल वातावरण होना चाहिए, भाषा शैली होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, कथानक होना चाहिए, उसका कथा वस्तु होनी चाहिए। तो ऐसे अलग अलग इसमें चीजें होती है। अब भाषा शैली होती है कि इसमें भाषा शैली भी होती है, लेकिन काव्य में क्या होता है, काव्य सौंदर्य भी होना चाहिए। काव्य सौंदर्य में आप रस, छंद, अलंकार इन चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। और भाषा शैली में क्या होता है कि कैसी सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, किस तरह की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, ऐसी अलग अलग भाषाओं को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि खंड काव्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला तत्व है हमारा कथानक। अब कथानक क्या होती है, क्या होता है आपको पता है? जब हमने कहानी पढ़ी थी, बहुत सारी कहानी पढ़ी है, ध्रुव यात्रा पढ़ी है हमने, पंचलाइट पढ़ी है हमने, लाटी पढ़ी है हमने, बहादुर पढ़ी है, सारी कहानियां पढ़ी है, तो आपने देखा कहानी में क्या था, यानी स्टोरी क्या लेनी है हमें,
क्या चीज लेनी है, कहानी किसके लिए लेनी है, क्या होना चाहिए, कहानी का उद्देश्य क्या है। तो कथानक कैसे, मान लीजिए बहादुर की ले ली, तो एक लड़के के ऊपर कहानी बनानी है, बहादुर के ऊपर बनानी है, तो उसकी जो कथानक है वो क्या हुआ कि बच्चा जब घर से बाहर चला जाता है उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वो पूरा हो गया उसका कथानक। तो उस कथानक को बताना यहाँ पर कहानी का उद्देश्य होता है। तो खंड काव्य में भी एक कथानक का होना बहुत ही जरूरी है कि बिना कथानक के आप खंड काव्य का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरा है हमारा पात्र या चरित्र चित्रण। अब जो कथानक लिया है उसमें कोई नायक नायिका तो होगी, बिल्कुल किसी एक व्यक्ति के ऊपर या किसी एक बिंदु के ऊपर तो आप कहानी लिख ही रहे हो, है ना, कथानक चल ही रहा है आपका, तो उसमें कोई नायक नायिका होगी, बिल्कुल या तो नायक होगा या नायिका होगी। तो उसका चरित्र चित्रण होना चाहिए पूर्ण रूप से कि वह किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, उसका चरित्र चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये भी बहुत ही अनिवार्य है। नंबर 3 पे आता है संवाद। खंड काव्य में तत्वों के रूप में संवाद भी बहुत प्रमुख है कि संवाद का मतलब होता है कि जो नायक लिया है आपने या जो नायिका ली है, जो भी आपके कथानक को चलाने का आधार है, जिसके आधार पर आपका कथानक चलेगा, आपकी स्टोरी आगे बढ़ेगी, तो उसमें किस प्रकार के संवाद प्रस्तुत किए गए। अब संवाद का मतलब ये नहीं होता है बच्चों के डायलॉग्स दे दिए हैं कि हाँ एक व्यक्ति का नाम योग्य, एक राम हो गया और एक सीता हो गई, तो सीता और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं तो उनके बीच में कथानक हो रहा है ना, मतलब कि संवाद दे रहे हैं, वो अलग सेंटेंस बोल रही है, वो अलग सेंटेंस बोल रहा है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। संवाद भी खंड काव्य में पदात्मक शैली में आगे बढ़ता है, तो संवाद कथानक को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। नंबर 4 पर आता है रस और भाव व्यंजना। अब रस क्या होते हैं, आनंद की अनुभूति कराते हैं। अगर किसी काव्य में रस नहीं है, यानी कि काव्य की आत्मा कहा गया है रस, रस काव्य की आत्मा कहा गया है कि किसी काव्य में रस नहीं है यानी आनंद नहीं है तो वो काव्य नहीं कहला जाता। चाहे वह करुण रस हो, उसमें करुणा झलकती हो, चाहे वह ममता झलकती हो, चाहे वह वीरता झलकती हो, चाहे वहां पर श्रृंगार यानी प्रेम झलकता हो, प्रेम में भी संयोग झलक रहा है या वियोग झलक रहा है, या फिर आपके अंदर किसी चीज को लेकर श्रद्धा उमड़ रही है, तो ये सब क्या होते हैं, रस होते हैं, आनंद होते हैं, हर तरह का आनंद होता है। तो रस ही काव्य की आत्मा मानी गई है। अगर किसी काव्य में रस का संपादन नहीं किया गया है, इसका मतलब वो काव्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो जहां भावों की अभिव्यक्ति होती है और किस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति है, वहां पर रस का संपादन होना बहुत जरूरी है। तो रस भी होना इसमें जरूरी है। अब आते हैं हम 5 नंबर पर देशकाल। देशकाल का मतलब होता है बच्चों कि किस प्रकार का कथानक लिया है और कथानक कहाँ का लिया है, किस स्थान का लिया है, जिस स्थान का लिया है वहाँ का वातावरण कैसा है, किस देश का लिया है, किस तरह की परिस्थितियों का यहाँ उल्लेख किया गया है, उन परिस्थितियों का सामना नायक किस प्रकार से करता है, तो ये क्या कहलाते हैं, देशकाल कहलाता है। यानी कि उस देश का काल यानी कि उस देश का समय कैसा है, उस समय को यहाँ बताना क्या कहलाता है, देशकाल कहलाता है। फिर नंबर 6 पर आता है हमारा उद्देश्य। अब देखिए कोई भी कहानी किसी उद्देश्य से लिखी जाती है। उद्देश्य मतलब कोई ना कोई हमारा लक्ष्य होता है कि हम पाठक को क्या बताना चाहते हैं, समाज को क्या बताना चाहते हैं हमारी रचना के माध्यम से। अब सामाजिक परिवर्तन में या सामाजिक सुधार में बच्चों साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हमारा देश गुलाम था तो कई रचनाकार, कई साहित्यकार या कई क्रांतिकारी मतलब सीधे मुंह जनता को आक्रोशित नहीं कर सकते थे, जनता को समझा नहीं सकते थे कि हाँ आप गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हो, आपके कुछ अधिकार है, ये धरती आपकी है। इस तरह से कई बार सीधे मुंह नहीं बता पाते थे। तो उसके लिए क्या करते थे कि पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, लघु कथाओं के माध्यम से, है ना, इन माध्यम से जनता को बताया जाता था। क्योंकि पहले इतना सोशल मीडिया या ये साइबर मीडिया इतना डेवलप नहीं था बेटा, इतना आगे नहीं चलता था। तो पहले पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को ये जानकारी प्राप्त होती थी। तो कविताएं पढ़ने का, कहानी पढ़ने का, पहले इस तरह की मनोरंजन होते थे कि कहानी पढ़कर अपना समय बिता रहे हैं या कविता पढ़कर समय बिता रहे हैं। कई लोग मुंह जबानी कविताएं बोल देते थे, यानी कि स्वरचित कविता ऐसे चलती रहती थी। माहौल थोड़ा अलग था, है ना। तो उस तरह से क्या होता था कि वे अपनी कविताओं के माध्यम से जनता तक ये
बात पहुंचाते थे। तो उनका उद्देश्य क्या होता था, रचना लिखने का, जो भी उन्होंने काव्य लिखा है, जो भी उन्होंने कहानी लिखी है, तो उन कहानी और रचना लिखने का उद्देश्य क्या था, समाज में उस चीज को बताना कि अगर सामाजिक असमानता है तो असमानता को बताना, अगर सामाजिक भेदभाव है तो उसको बताना, अगर समाज में किसी प्रकार की कोई निरंकुशता आ रही है तो उसको बताना, हमारे ऊपर कोई अंकुश लगा रहा है तो उसको बताना, समाज की धार्मिक परिवर्तन चाहिए तो उसको बताना, सामाजिक परिवर्तन चाहिए तो उसको बताना, नारी के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे थे उसको बताना, और क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए उसको बताना, मतलब अलग अलग चीजों को बताना उद्देश्य होता था। तो साहित्य लिखने का उद्देश्य यही था कि समाज को यथार्थता से अवगत कराना, यानी कि समाज के लोगों को समाज की सच्चाई से अवगत कराना एकमात्र उद्देश्य होता था। तो यहाँ पर भी खंड काव्य भी एक तरह की कहानी है, और कहानी के माध्यम से, मतलब खंड काव्य का जो उद्देश्य होता है वह भी यही होता है कि खंड काव्य के माध्यम से जनता को जिस एक पक्ष के द्वारा एक खंड काव्य लिखा गया है, किसी नायक या नायिका के जीवन के एक कहानी को लेकर, एक खंड को लेकर यह खंड काव्य लिखा गया है, उस जीवन से समाज को अवगत कराना ये उद्देश्य होता था। अंतिम जो हमारा तत्व आता है वो शैली। अब आप शैली किस प्रकार की अपनाओगे, किस तरह की शैली में आप लिख रहे हो, ये हमारा 7वां और अंतिम तत्व आता है कि खंड काव्य लिखने की आपकी शैली किस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर खंड काव्य के तत्वों का भी विवेचन कर लिया है। अगर आपके क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि खंड काव्य के तत्वों का उल्लेख करें या फिर उनका वर्णन करें, तो आपको इस तरह से और उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कौन कौन से है, कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद, रस या भाव, अभिव्यंजना, देश काल, उद्देश्य और शैली। तो ये सारे खंड काव्य के हमारे तत्व आ गए। आगे चलते हैं हम खंड काव्य के गुण। अब देखिए खंड काव्य किसे कहा जाता है, कुछ गुण होते हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती है। तो वो अच्छी बातें क्या क्या है कि खंड काव्य में जीवन के जिस भाग का वर्णन किया गया हो वह अपने लक्ष्य में पूर्ण होना चाहिए, कि जिस उद्देश्य से खंड काव्य लिखा जाना चाहिए वह उद्देश्य उसका पूरा होना चाहिए। तो यहाँ उद्देश्य पूर्ति लिख सकते हैं। नंबर 2 है हमारा कि खंड काव्य में प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण देश काल के अनुसार और संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आप विस्तार से लिखेंगे तो वो महाकाव्य की श्रेणी में चला जाएगा। हमें तो 7 सर्गों यानी 8 से कम सर्गों में इस कथानक को पूरा करना है, तो आपको संक्षिप्त रूप से देश काल और वातावरण का वर्णन करना है या फिर प्रकृति का चरित्र चित्रण करना है, तो बहुत संक्षिप्त, बहुत छोटे रूप में आपको करना पड़ेगा। तो ये भी खंड काव्य का एक गुण माना जाता है। नंबर 3 में आता है खंड काव्य में कथा वस्तु काल्पनिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप वास्तविक कथा वस्तु नहीं ले सकते। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा गुण इसमें बताया है कि खंड काव्य में वास्तविक कहानी नहीं ले सकते हो, कथा वस्तु। आपका चरित्र, जो आपका पात्र है वो वास्तविक है, लेकिन उसके साथ जो कहानी है वो काल्पनिक हो सकती है। अपनी कल्पनाओं के आधार पर आपको ये कथानक पूरा करना है। नंबर 4 पर है कि इसकी कथा वस्तु छोटी होती है, इसमें उपकथाएं, प्रसंग आदि नहीं होने चाहिए। सिर्फ एक कथा वस्तु चल रही है वही चलेगी और किसी कहानी को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नंबर 5 का है खंड काव्य में 7 या 7 से कम सर्ग होना अनिवार्य है। बताया था 8 से कम होना चाहिए। खंड काव्य में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग नहीं होता है, केवल एक ही छंद में पूरा खंड काव्य लिखा जाता है। खंड काव्य में किसी एक रस की ही प्रधानता होती है, एक रस की। देखिए एक छंद, एक रस, एक खंड, आपको एक सिंगल ही चलना है। ठीक है, जब भी गुणों की बात आती है कि इसके गुणों की बात बताइए या फिर खंड काव्य की विशेषता बताइए, तो आपको इसी तरह से विशेषता लिखनी है। ठीक है ना। आगे देखिए, अन्य रस प्रधान रस के भाग स्वरूप में प्रयुक्त हो सकते हैं कभी कभी, जैसे ले लिया है वीर रस ले लिया है या शांत रस ले लिया है या फिर वात्सल्य रस ले लिया, तो अन्य रस उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, इसमें विस्तार की स्वतंत्रता नहीं होती है, फिर भी आरंभ, मध्य और अंत में पूर्णता होनी चाहिए, भले बड़ा ना हो। अभी कहा है कि विस्तार की स्वतंत्रता, विस्तार यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा के आप नहीं कहोगे, लेकिन शुरुआत भी होनी चाहिए, मध्य में सब कुछ बताया जाना चाहिए और उसका अंत भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके 7 सर्ग हो गए और आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका अंत भी अवश्य होना चाहिए। तो 7 सर्गों के अंदर इसका कथानक पूरा हो जाना चाहिए। आगे देखिए, अब हम चलते हैं यहाँ काव्य और उसके भेद की तरफ कि काव्य क्या है और उसके भेद क्या है। काव्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों ने काव्य के 2 प्रमुख भेद बताए हैं। कौन कौन से? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। हमने यहाँ क्या कहा था कि खंड काव्य को प्रबंध काव्य भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? प्रबंध काव्य। यानी कि प्रबंध काव्य को खंड काव्य और खंड काव्य को प्रबंध काव्य का रूप ही माना गया है। दूसरा है हमारा मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य में क्या होता है बच्चों कि प्रबंध काव्य वह होता है जो नियमबद्ध रचना होती है, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार उसे लिखा जाता है, वह रचना होती है। और मुक्तक का जो काव्य होता है वो होता है, मुक्त का मतलब क्या होता है? स्वच्छंद, आजाद, जो आजादी से लिखता है, वो किसी नियमों में बंधकर नहीं लिखता है, वह मुक्तक काव्य हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है कि प्रबंध काव्य क्या है? उस काव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं जो किसी कथा के द्वारा विकास के विभिन्न क्रमों में सुव्यवस्थित रूप से बंधा हुआ हो, नियमबद्ध हो। बंधा हुआ का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पर नियमबद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? नियमबद्ध। इस प्रकार जो काव्य किसी महापुरुष के जीवन से संबंधित कोई कथानक से बंधा हुआ है, कोई कथानक यानी कि कोई स्टोरी ले रखी है, उससे बंधा हुआ है, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो, और उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। जो सुव्यवस्थित हो और क्रमबद्ध हो, क्रम अनुसार। अगर एक कहानी भी ली है तो कहानी को क्रम से चलना है। ऐसा नहीं है कि कहानी की शुरुआत करी फिर आपने एंड कर दिया, उसके बाद बीच का भाग बाद में बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्रम से चलोगे कि वो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ मध्य भाग में और कहाँ उसका अंत हो गया है। आप क्रम के साथ चलोगे और सुव्यवस्थित तरीके से, नियमबद्ध तरीके से चलोगे, वह होती है प्रबंध रचना। अब आती है हमारी दूसरी मुक्तक काव्य। प्रबंध रचना पढ़ ली, जो नियमबद्ध होती है, बंधा हुआ होता है, सुव्यवस्थित रूप से गठित होता है, वह प्रबंध काव्य होता है। अब मुक्तक काव्य क्या है? स्वच्छंद लघु काव्य रचनाओं या उनके संग्रह को मुक्तक काव्य कहा जाता है। स्वच्छंद मैंने कहा ना, आजाद, बिल्कुल आजाद होकर, किसी सुव्यवस्थित नियम में नहीं बनना है, फ्री होकर बिल्कुल अगर आपने अपने मन के भावों को लिख दिया है तो वह भी मुक्तक काव्य, यानी कि काव्य बन गया है क्योंकि अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, और लेकिन नियमबद्ध नहीं है तो उसको अलग नाम दे दिया है मुक्तक काव्य। जो नियम के अनुसार लिख रहे थे उनको प्रबंध काव्य दिया। अब जो नियम के अनुसार नहीं लिख रहे थे लेकिन लिखा है और अच्छा लिखा है, भावों को प्रकट किया उन्होंने, तो उनको क्या नाम दे? तो साहित्यकारों ने उनको क्या नाम दिया? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य नाम दे दिया, यानी जो स्वच्छंद होकर लिख रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। अब प्रबंध काव्य के भी भेद है। देखिए, प्रबंध काव्य के दो भागों में बांटा गया है, पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। लेकिन मुक्तक काव्य को नहीं बांटा गया है, मुक्तक को अलग अलग रूपकों में डाल दिया है, क्योंकि मुक्तक एक स्वच्छंद रचना थी, अब उसको अलग अलग भागों में कैसे बांटे। लेकिन यहाँ पर प्रबंध काव्य एक सुव्यवस्थित नियमबद्ध रचना थी, इसलिए उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला महाकाव्य, अगर प्रबंध रचना की है लेकिन पूरे जीवन को लेकर कही है और बड़े स्तर पर कही है, ज्यादा सर्गों पर की है, तो महाकाव्य की श्रेणी में आ गए। और अगर खंड काव्य रचना की है लेकिन प्रबंध का जो काव्य है, प्रबंध यानी कि सुव्यवस्थित नियमों में बंध कर की है, लेकिन जीवन के किसी एक खंड को, एक पक्ष को, एक कथानक को, उसको लेकर की है, तो फिर वह खंड काव्य की श्रेणी में आ जाता है ना। तो समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं हम। महाकाव्य और खंड काव्य को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है बच्चों कि माँ मैं बोल रही हूँ तो आप नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आपको उसी अनुसार पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं महाकाव्य क्या है। महाकाव्य में किसी महापुरुष के जीवन का व्यापक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, संपूर्ण, क्या होता है? संपूर्ण वर्णन कथा के रूप में समाविष्ट होता है, और उस कथा में कथा से संबंधित महापुरुष के चरित्र को भी स्पष्ट करते हुए कई पात्र होते हैं। महाकाव्य में कई पात्र हो सकते हैं, लेकिन खंड काव्य में एक ही पात्र होता है, उसके जीवन का एक ही अंश होता है और एक ही कहानी होती है ना। अब खंड काव्य इसके अलग है थोड़ा। खंड काव्य में किसी महापुरुष नायक के जीवन के किसी एक विशेष बिंदु या पक्ष का ही वर्णन किया जाता है, संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं किया जाता है ना। आगे देखिए, अब हम यहाँ करते हैं खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। अब हमने देख लिया खंड काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, लेकिन कई बार अंतर पूछ भी लेते तो हम बता नहीं पाते हैं कि क्या अंतर है। एक दो अंतर बताए और हो गया। यहाँ आपके पूरे 6 अंतर दिए गए हैं। यहाँ खंड काव्य बताया है, यहाँ महाकाव्य बताया है। अब खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है और महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप का वर्णन किया जाता है। ठीक है, खंड काव्य एक सर्ग में होता है और खंड काव्य में एक अंश में होता है, और कम से कम 7 सर्ग हो सकते हैं। यहाँ पर कितने सर्ग हो सकते हैं? कम से कम यहाँ पर कम से कम 7 सर्ग हो सकते हैं। ठीक है,
महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। खंड काव्य के लिए यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, खंड काव्य के लिए यह आवश्यक नहीं है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। खंड काव्य में नहीं, अनेक छंदों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि एक छंद का प्रयोग किया जाता है। एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नंबर 4 देखिए कि खंड काव्य में श्रृंगार व करुण रस प्राय प्रधान होता है। कैसा होता है? श्रृंगार और करुण, ठीक है, 2 रस ही प्रधान होते हैं और इसमें शांत, वीर अथवा श्रृंगार रस कोई भी रस प्रधान हो सकते हैं। खंड काव्य का उद्देश्य महान होता है और इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। महाकाव्य में प्रमुख खंड काव्य कौन कौन से? पंचवटी, जयद्रथ वध, सुदामा चरित आदि। और महाकाव्य में देखिए रामचरितमानस महाकाव्य है, साकेत, पद्मावत, कामायनी आदि, ये सब महाकाव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर खंड काव्य की विशेषताएं। क्या देखते हैं? खंड काव्य की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है कि खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण होती है। खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग, एक घटना या एक चरित्र का ही चित्रण किया जाता है और यह अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है, अपूर्ण रचना नहीं होती है। आगे देखते हैं खंड काव्य के उदाहरण कि कौन कौन से खंड काव्य हो और इनके जो रचनाकार है, कवि है, वो कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य जयद्रथ वध, पंचवटी और नहुष, देखिए, और ये बहुत ही अच्छे खंड काव्य है। इनको कभी आपको मौका मिले, अवसर मिले तो कभी पढ़ना। जयद्रथ वध के अंतर्गत महाभारत की उस कथा का वर्णन किया गया है जब अर्जुन के द्वारा जयद्रथ का वध किया जाता है। पंचवटी में निवास करने वाले राम और सीता के साथ में प्राकृतिक वातावरण का वर्णन किया गया है और नहुष है। इसके बाद है सिया राम शरण गुप्त के द्वारा खंड काव्य मौर्य विजय। उसके बाद है नंबर 3 का उदाहरण है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद द्वारा खंड काव्य प्रेम पथिक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा तुलसीदास खंड काव्य आदि, ये उदाहरण दिए गए हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों हम यहाँ पर खंड काव्य के तत्व। अब ये खंड काव्य की जो तत्व है, या फिर हमें यहाँ पर पक्ष भी लिख सकते हैं कि खंड काव्य के कौन कौन से पक्ष होते हैं। खंड काव्य के 2 पक्ष होते हैं। खंड काव्य की ही नहीं बच्चों, काव्य के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष में शिल्प प्रधान होता है, यानी कि किस तरह की भाषा शैली, किस तरह का व्याकरण, किस तरह के काव्य सौंदर्य, इनका वर्णन किया जाता है। और भाव पक्ष में किस तरह के भावों की अभिव्यंजना की गई है, ये बताया जाता है ना। तो काव्य शास्त्र के मर्मज्ञों के काव्य के 2 तत्वों को मान्यता प्रदान की है, कला पक्ष और भाव पक्ष। अब हम इनका भी वर्णन देखते हैं कि मुख्य रूप से और किसी खंड काव्य के 3 तत्व भी हो सकते हैं, जिसमें पहला कथा वस्तु। अब कथा वस्तु किस प्रकार की है? भाव पक्ष और कला पक्ष। वैसे काव्य के 2 ही पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष, लेकिन खंड काव्य में कथा वस्तु को भी इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ तक देखिए बच्चों, हमने यहाँ खंड काव्य के 3 तत्वों का उल्लेख किया है, कथा वस्तु, भाव पक्ष और कला पक्ष। अब हम तीनों का डिटेल में अध्ययन करते हैं कि कथा वस्तु यानी वस्तु पक्ष क्या है। कि खंड काव्य के कथानक एवं उसके चरित्र चित्रण कथा वस्तु से संबंधित होता है। कुछ विद्वान वस्तु पक्ष में शीर्षक, उद्देश्य आदि को भी स्थान देते हैं, लेकिन वस्तु तो ये सभी खंड काव्य के कथानकों में शामिल है। कथानक के भावात्मक अर्थ से शीर्षक का संबंध होता है और कथा वस्तु के उद्देश्य का संबंध भी कथा योजन से ही होता है कि कथा योजना कैसी है, ये कथानक का उद्देश्य होता है। अब आता है नंबर 2 यहाँ पर भाव पक्ष, कि खंड काव्य का भाव पक्ष उसकी रस योजना एवं बिंब चित्रण से संबंधित होती है, ठीक है। खंड काव्य में चित्रित किए गए गतिशील एवं संवेदनशील चित्रों उसकी रस निष्पत्ति का बहुत ही महत्व होता है। अर्थात यथार्थ में यही किसी खंड काव्य की काव्यात्मक श्रेष्ठता का मानक है। अब रस निष्पत्ति क्या होता है कि आनंद किस प्रकार का है, आनंद की अभिव्यक्ति कैसी है, खंड काव्य में है तो किस प्रकार के भावों की अभिव्यंजना की है, और भाव कहाँ व्यक्त होते हैं? जब रस का निष्पादन होता है, यानी कि जहाँ पर रस का समायोजन किया जाता है, रस की निष्पत्ति होती है, वहां पर भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है। अब आते हैं हम नंबर 3 पर कला पक्ष।
अब देखिए भाव पक्ष हमने पढ़ लिया है, कथानक यानी कि कथा वस्तु पढ़ ली है। अब आते हैं हम कला पक्ष की तरफ। तो कला पक्ष क्या होता है, मैंने आपको बताया था, शिल्प की दृष्टि से। जब शिल्प यानी कि हम किसी कहानी को, किसी काव्य को, किसी महाकाव्य को, किसी खंड काव्य को किन किन काव्य सौंदर्य से सजाते हैं, किन किन भाषा शैलियों का प्रयोग करते हैं, किस किस भाषा को इसमें सहज है, सरल है, खड़ी बोली है, कैसी है, ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ये कला पक्ष हो जाता है। तो खंड काव्य का कला पक्ष उसकी भाषा शैली, छंद योजना एवं अलंकार योजना से संबंधित होता है कि उसकी भाषा शैली कैसी है, उसकी छंद योजना कैसी है, या उसकी अलंकार योजना कैसी है। विषय के अनुरूप छंदों, शब्दों, भाषा शैली और अलंकारों की योजना के आधार पर खंड काव्य या भाव पक्ष प्रभावी हो जाता है और इससे उसकी श्रेष्ठता में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, तीनों तत्व यहाँ पर एक्सप्लेन हो चुके हैं। कथा वस्तु ले लीजिए, भाव पक्ष ले लीजिए या फिर कला पक्ष ले लीजिए। आगे चलते हम, अब यहाँ पर आ गए आपके खंड काव्य, यानी कि यहाँ अब आपके 6 खंड काव्य दिए गए हैं। कितने? 6 खंड काव्य दिए गए हैं और ये जिले वाइज दिए गए हैं कि आपको कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैम हमें कौन सा पढ़ना है, हम इस जिले से है, हम प्रयागराज से है, या हम जौनपुर से है, या हम ललितपुर से है, तो हमें कौन सा पढ़ना है। तो बिल्कुल आप सभी को कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर बता रही हूँ वैसे आप नोट कर लीजिए कि हमें कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से उसने फॉर्म भरा है 12th का, कि हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट से 12th का फॉर्म भर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको, उस जिले का आपको यहाँ पर खंड काव्य पढ़ना है। और आप नोट कर लेना कॉपी में, भूलना नहीं कि जब भी ये खंड काव्य पढ़ाया जाएगा आपको ये खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला खंड काव्य है हमारा मुक्ति यज्ञ। अब मुक्ति यज्ञ लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा, और ये कौन कौन से जिलों में है देखिए कि कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 जिले। कितने जिले हैं ये? 6 जिले हैं। ठीक है, तो मुक्ति यज्ञ 6 जिलों में पढ़ाया जाएगा। और कौन कौन से जिलों में आप नोट कर लीजिए अपने जिले, ताकि आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि कानपुर में, जौनपुर में, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर जनपदों यानी कि जिलों में पढ़ाया जाएगा। दूसरा नंबर का आता है हमारा सत्य की जीत, और ये लिखा गया है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा। और ये जो जिले हैं कौन कौन से हैं? झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले। देखिए ये जो सत्य की जीत है ये पूरे 9 जिले में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद हो गया सभी को? अपने अपने जिले नोट कर लेना और अपने अपने जिलों के अकॉर्डिंग आपका खंड काव्य नोट कर लेना कि भाई रामपुर वाले सत्य की जीत है और फैजाबाद वाले मुक्ति यज्ञ में है, तो आपको ये नोट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 का जो हमारा खंड काव्य है वो रश्मि रथी, और ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। और इसमें जो जिले आते हैं वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। तो कितने जिले आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिले यहाँ पर आ गए हैं। कितने? 7 जिले। नंबर 4 का आता है हमारा आलोक वृत्त। आलोक वृत्त, और ये लिखा गया है गुलाब खंडेलवाल जी के द्वारा। अब ये कौन कौन से जिले हैं? प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर। अब ये कितने टोटल जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 जिले हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों आता है हमारा नंबर 5 का खंड काव्य, और ये है त्यागपति। क्या नाम है इसका? त्यागपति। और ये लिखा गया है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के द्वारा। किसके द्वारा? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के द्वारा। और ये किन किन जिलों में पढ़ाया जाएगा देख लेते हैं। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर। क्या आएगा यहाँ पर? शाहजहांपुर, बाराबंकी। ठीक है, इस तरह से कितने जिले हो गए हमारे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले हो गए यहाँ पर। तो ये जो त्यागपति पढ़ाया जाएगा ये सबसे ज़्यादा जिलों में पढ़ाया जाएगा, 10 जिलों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 6 का और हमारा अंतिम,
ये खंड काव्य, ठीक है। पूरे 6 खंड काव्य है और पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में 6 खंड काव्य को बांट दिया है। ये है श्रवण कुमार, और श्रवण कुमार लिखा गया है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी के द्वारा। और ये कौन कौन से जिलों में पढ़ाया जाएगा? मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर। इस तरह से कितने जिले हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? ये 8 जिले हो गए। तो आप सभी को याद रखना है अपने अपने जिले कि आप कौन कौन से जिले में रहते हैं और आपको कौन कौन से ये खंड काव्य पढ़ने हैं। तो देखिए, पहला है मुक्ति यज्ञ, ये 6 जिलों में पढ़ाया जाएगा और ये लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। दूसरा है सत्य की जीत, और ये लिखा गया है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा, और ये 9 जिलों में पढ़ाया जाएगा। नंबर 3 का है रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है और ये टोटल 7 जिलों में पढ़ाया जाएगा। नंबर 4 है आलोक वृत्त, और ये लिखा गया है गुलाब खंडेलवाल जी के द्वारा, और ये भी 7 जिलों में ही पढ़ाया जाएगा। नंबर 5 का है त्यागपथी, और ये लिखा गया रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के द्वारा। सबसे ज़्यादा 10 जिलों में त्यागपथी पढ़ाया जाएगा। और नंबर 6 का हमारा अंतिम खंड काव्य है श्रवण कुमार, और ये लिखा गया डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी के द्वारा। टोटल 8 जिले में ये पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने अपने जिले के अनुसार अपना खंड काव्य नोट कर लेना कि जब भी हम जिस खंड काव्य को लेते हैं आपको फोकस करना, उस समय आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों देखिए, आज की हमारी खंड काव्य के परिचय को लेकर और कौन कौन से आपके सिलेबस में खंड काव्य है, किन किन के द्वारा लिखे गए हैं, कौन इनके रचनाकार है, कवि है, और कौन कौन से जिलों में ये पढ़ाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ ली है। मुझे नहीं लगता है कि खंड काव्य का, इस खंड काव्य के परिचय को लेकर या उसके गुण, विशेषताएं, लाभ, तत्व, पक्ष को लेकर अगर कोई प्रश्न आता है और आप नहीं कर पाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है और नहीं लगना चाहिए। मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आगे के लेक्चर में हम पहला खंड काव्य मुक्ति यज्ञ को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।